हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है न्याय मीन्स जस्टिस। इस वीडियो में हम अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं, कौन कौन से प्रकार बताए हैं, उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने न्याय की डेफिनेशन के बारे में बताया, न्याय की डेफिनेशन दिए। तो अरस्तु कहते हैं कि समानों का समानता से और असमानों का असमानता से उनकी असमानताओं के अनुपात में बर्ताव करना न्याय है। मतलब न्याय सद्गुण का समूह है। सद्गुणों का मतलब अच्छे गुणों का समूह है। व्यक्ति के न्याय प्रिय होने के लिए यह जरूरी है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। तो अरस्तु कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का ये पता लगाना है कि उसके अंदर वो कितना न्याय प्रिय है, उसको न्याय कितना पसंद है, तो इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि वो अपने समाज के सदस्यों के प्रति किस प्रकार से रहता है, वो उसमें नैतिक कर्तव्य है या नहीं। यदि उसमें नैतिक कर्तव्य है तो वो न्यायप्रिय व्यक्ति है, और नहीं है तो वो न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं है। अब अरस्तु ने न्याय के सबसे पहले दो भेद किए हैं, मतलब उन्होंने उसको विभाजित किया है दो प्रकारों में न्याय को। तो पहला है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। पूर्ण न्याय का मतलब वे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने संबंधों में अपने आसपास के लोगों के साथ नैतिक गुणों का पालन करके उनके साथ रहता है, तो वही पूर्ण न्याय कहलाता है, यानी कि पूरी तरह से न्याय हो रहा है, वो पूर्ण न्याय होता है। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण में शामिल है। मतलब कानूनों की तरह ही आचरण में जिस व्यक्ति के आचरण में ही न्याय होता है, वो पता चल जाता है नैतिक गुणों का। नैतिक गुण उसका आचरण कहलाते हैं। तो यदि उसके अंदर उसका आचरण अच्छा है तो वो न्यायप्रिय व्यक्ति होगा। अगर आचरण अच्छा नहीं है, वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो वो न्यायपूर्ण नहीं है। अब दूसरा पार्ट इन्होंने बताया विशेष न्याय। विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों से है, जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। मतलब जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, भलाई करते हैं किसी की, उसके हमारे अंदर वो हमारे सद्गुण होते हैं, हमारे अच्छे गुण कहलाते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छे काम करते हैं, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा होता है तो उसको रोकते हैं, आवाज उठाते हैं उसके लिए, वही विशेष न्याय कहलाता है। इसे अरस्तु ने दो रूपों में बांटा, जो निम्न है। अरस्तु विशेष न्याय को दो रूपों में बांटते हैं। पहले तो उन्होंने न्याय को दो रूपों में बांटा था। फर्स्ट था इनका पूर्ण न्याय, ये था, और सेकंड था विशेष न्याय। फिर विशेष न्याय को भी इन्होंने दो रूपों में बांटा है। पहला रूप है इसका विवरणात्मक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये न्याय प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करती है। मतलब ये जो कोई भी व्यक्ति है वो समाज में रह रहा है, तो उसका उचित स्थान क्या है, उसका उचित भाग क्या है, उसको कितनी क्या मिलना चाहिए एक समाज में रहने के लिए, तो ये सब उसको प्रदान करता है विवरणात्मक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। विवरणात्मक न्याय का अर्थ ये है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लोगों या पुरस्कारों को बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इनके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य है, जैसे एक राज्य में किसी व्यक्ति को कोई राजनीतिक पद हासिल करना चाहता है, और वो और है ना, उसकी जाति ऊंची नहीं है, तो अगर उसमें कोई भी समाज ये भेद कर रहा है कि वो ऊंची जाति से नहीं है, इसलिए वो उसमें राजनीति में भाग नहीं ले सकता, राजनीति में पद प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये न्याय नहीं होगा। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसको समाज किसी भी जाति का है, वो समाज उसको राजनीति में भाग लेने की पूरी तरह से स्वतंत्रता दे रहा है, तो वो न्यायपूर्ण हो जाता है, वो न्याय ही कहलाता है। और समाज में जो व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलने चाहिए, उनको लाभ होना चाहिए। अगर वो पूरे कानून का पालन कर रहे हैं तो उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए, उनको भी लाभ होना चाहिए अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो विषम वितरण हो जाता है, ये राज्य में असंतोष पैदा हो जाता है, जो समाज है उसमें असंतोष पैदा हो जाता है, और फिर जो व्यवस्था है वो खराब होने लगती है। फिर समझते हैं कि सरकार, जो जनता होती है वो समझती है सरकार तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो हम भी क्यों अच्छे काम करें, हम भी क्यों ऐसे काम करें, जिससे हम क्यों कानून का पालन करें, या फिर हम क्यों अच्छे काम करें।
और जो असंतोष होता है वो क्रांति को जन्म देता है। उससे लोगों में क्रांति की भावना पैदा हो जाती है। अब जैसे कि कोई सरकार है, कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर एक नेता चुना और फिर उसको अपनी सरकार बनाया। अब अगर वो सरकार जो सरकार है वो जनता की भलाई के काम नहीं कर रही है तो उसमें तो क्रांति होगी, फिर लोगों में असंतोष पैदा होगा और फिर लोग क्रांति हो जाएगी, वहाँ पर क्रांति की भावना पैदा होगी लोगों में और फिर वो उसके खिलाफ क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे उसका, और फिर वो सरकार हटा देंगे। तो यही होता है इसमें विवरणात्मक न्याय में। अरस्तु के शब्दों में इसका अर्थ है राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति। मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्य के लिए कोई योगदान कर रहा है, जो मैंने अभी बताया, कोई काम कर रहा है राज्य के लिए, तो राज्य को भी उसको उसके अधिकार देने चाहिए, उसको किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए बदले में, अगर वो योगदान दे रहा है, राज्य की भलाई के काम कर रहा है। समाज का सदस्य होने के नाते हर व्यक्ति को राज्य के हर कार्यों में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए जहां तक संभव हो पदों के वितरण में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि किसी भी व्यक्ति में पदों का वितरण में कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा होता है, कोई कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट वो लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है और वो किसी गांव से आया, तो कभी कभार ऐसा होता है कोई कॉलेज वाले, ये मैं इसे एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, कोई से कॉलेज वाले नहीं देते उसको एडमिशन। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप माइंड मत करना। तो उसको एडमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो गांव से आया, जो शहर के लोग हैं उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है क्योंकि उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे, उसके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो आवाज उठा सकता है, इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को अचानक सत्ता प्राप्त नहीं करने दिया जाना चाहिए। जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि कोई भी व्यक्ति अचानक से सत्ता प्राप्त नहीं करता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और पूरी जनता उसको चुनती है और फिर वो एक नेता बनता है। और अगर फिर वो जनता की भलाई के काम नहीं करता वो नेता, वो सरकार, तो फिर लोगों में क्रांति की भावना पैदा हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति सरलता से भ्रष्ट हो जाता है और कोई भी व्यक्ति संपन्नता को सहन नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति के पास जब वो सुख आएंगे, उसके पास पूरी तरह से हर तरह से वो खुशहाल होगा, तो वो भ्रष्ट हो जाते हैं व्यक्ति। जो हर तरह से पूरी तरह से उनको सुखी मिलते हैं ना, तो वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, तो उसमें भी ये बताया गया है जो व्यक्ति पूरी तरह से संपन्न होता है उसको संपन्नता सहन नहीं होती, ये बताया गया है। वो भ्रष्ट हो जाता है, फिर वो उसको लालच आ जाता है, फिर वो सोचता है कि मेरे पास अब और पैसा है, मैं चाहे किसी भी तरह से कमाऊं, कुछ भी करूं, गलत करूं, सही करूं, लेकिन मेरे पास पैसा आना चाहिए। तो ये बताया गया इसमें। पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले होने चाहिए, किसी वर्ग को पदों पर अधिकार नहीं होना चाहिए और धनी तथा निर्धन सभी व्यक्तियों को प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वही जो मैंने अभी बताया था, हर व्यक्ति को प्रशासनिक कामों में भाग लेने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उन व्यक्तियों को, और पदों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए अमीर गरीब का। ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति ये अनुभव करे कि उसे उसका उचित अंश प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर हर व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि अगर वो समाज की भलाई के लिए कुछ कर रहा है तो उसको भी बदले में कुछ मिल रहा है। यही विवरणात्मक न्याय कहलाता है। अरस्तु की विवरणात्मक न्याय का विचार ही उसकी न्याय संबंधी संपूर्ण धारणा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो अरस्तु का विवरणात्मक न्याय है, विवरणात्मक न्याय की जो इन्होंने बात की है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके न्याय की जो अवधारणा इन्होंने दी उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विवरणात्मक न्याय है। अब दूसरा इन्होंने बताया सुधारात्मक न्याय, करेक्शनल जस्टिस। सुधारात्मक न्याय का विचार नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार से संबंधित है। ये एक नागरिक के दूसरे नागरिकों के साथ संबंध को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के आपसी व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें दूर करता है। मतलब नागरिकों का जो आपसी व्यवहारिक संबंध है उनसे संबंधित है सुधारात्मक न्याय। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसको माफी मांग लेनी चाहिए। जब भी उसको उसकी गलती का एहसास होना चाहिए और फिर उससे माफी मांग लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाता है तो राज्य हानि पहुंचाने वाले पक्ष को दंडित करके इस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है और फिर राज्य उसको दंड देगा, पुलिस
राज्य में पुलिस आती है तो सबसे पहले तो थाने में जाकर कंप्लेंट होती है। अगर वो थाने में समझ जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो वो वहीं पर माफी मांग लेता है, उसको दंड मिल जाता है। और अगर वो फिर भी वो क्या बोलते हैं उसको, वो बगैरत होता है, तो फिर वो आगे तक जाता है, कोर्ट तक पहुंचता है उसका मामला। तो यही बताया गया है इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें आपसी सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करते हैं। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि न्याय वो है जिसमें सम्मान की भावना बढ़ती है और असम्मान की, अपमान की भावना कम होती है, उसी को ही, और उससे फिर एक समाज का निर्माण होता है, तो वो न्याय कहलाता है। भारतीय न्याय के प्रतिपादक हैं मनु, कौटिल्य, चाणक्य, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव। तो ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन लोगों ने न्याय का विचार, न्याय की अवधारणा दी है। पहले है मनु, फिर कौटिल्य, इनको तो सभी जानते होंगे। चाणक्य जो अशोक के वो मंत्री थे एक टाइम से, उनके गुरु भी थे अशोक के, और अशोक के तो गुरु थे, और जो चंद्रगुप्त थे उनके वो थे वो मंत्री, उनको गाइड करते थे चाणक्य। इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था। तो उसके बाद है शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव। ये सभी न्याय के प्रतिपादक है, मतलब इन्होंने न्याय की अवधारणा प्रकट की है। अब इसके बाद न्याय और कानून, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा, वीडियो खत्म कर देंगे, नहीं तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। जस्टिस एंड लॉ, कानून नियमों की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसे समाज या सरकार व्यवहार के क्रम में विकसित करती है। तो कानून का बताया गया है कि कानून जो है वो नियमों की एक प्रणाली है, जिस नियमों की एक प्रणाली को दिखाता है, नियमों की एक प्रणाली के बारे में बताता है, और इससे सरकार सबके सामने, सरकार इसको विकसित करती है, और एक क्रम होता है इसका जिसमें सरकार इसको विकसित करती है। जबकि न्याय निष्पक्ष होने की गुणवत्ता को संदर्भित करता है। मतलब इसमें न्याय और कानून में डिफरेंस दे रखा है। तो ये बताया गया कि कानून तो नियमों की एक प्रणाली होता है, लेकिन न्याय नैतिक गुणों से भरपूर होता है, और गुणवत्ता नैतिक, किसी भी व्यक्ति में कितने तरह के नैतिक गुण हैं, वो व्यक्ति किस प्रकार का है, वो उसके व्यवहार से, उसके आचरण से पता चल जाता है। तो न्याय ये बताता है, उसकी गुणवत्ता को बताता है। ये कानून और न्याय के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा वही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय एक अवधारणा है जो सही है, जबकि कानून न्याय की सेवा करने का एक साधन है। अब ये बताया गया है कि न्याय जो है वो एक अवधारणा है, अवधारणा के रूप में व्यक्त किया है न्याय को, ये अवधारणा है, और कानून एक सेवा करने का साधन है। कानून एक साधन है जो न्याय की सेवा कर रहा है। कानून के माध्यम से ही न्याय हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है और कानून ही नहीं है उसके खिलाफ, उसको दंड देने के लिए कोई नियम नहीं है, तो फिर न्याय का कोई मतलब ही नहीं होगा। कानून और न्याय के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कानून अधिनियमित, निरस्त और संशोधित होते रहते हैं। मतलब उनमें संशोधन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उनको चेंज भी किया जा सकता है। जबकि न्याय जो है वो एक सार्वभौमिक आलमगीर मूल्य है। मतलब न्याय जो है हर देश का कानून जो है वो हर देश का अलग अलग हो सकता है, लेकिन न्याय जो है वो सबको बराबर ही मिलता है। कानून मतलब न्याय की जो प्रणाली है, हर देश में एक किसी क्राइम के लिए अलग अलग दंड हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो न्याय है, हर देश में न्याय मिलता है लोगों को। ऐसा नहीं है, उनके जो कानून है, उनके जो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन न्याय सब देशों में दिया जाता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि किसी देश में न्याय मिल रहा है और किसी देश में न्याय नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को। अगर कोई क्राइम है तो वो क्राइम है और वो हर देश में माना जाएगा। हाँ, क्राइम की सजा, क्राइम का दंड अलग अलग हो सकता है, और वही कानून होता है जो दंड होता है। इसके अलावा कानून का समर्थन कानूनी है, जबकि न्याय का समर्थन नैतिक है। समर्थन मतलब कानून के बारे में जो है वो कानून उसमें संविधान में लिखा होता है, वो कानूनी है, कानूनी तौर पर है। लेकिन जो न्याय है वो हर व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। नैतिक मूल्य जो अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी या रस्तु ने दी थी, नैतिक मूल्य ही न्याय कहलाते हैं। तो जो नैतिक मूल्य है वही बताते हैं कि इंसान कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा है, उसमें न्याय है या नहीं। कानून ठोस है, न्याय अमूर्त है। न्याय को कभी कभी ईश्वरीय रूप में भी देखा जाता है, जबकि कानून हमेशा नियमों और विनियमों के अनुसार होता है।
मतलब न्याय को कभी कभी लोग ईश्वरीय रूप में देखते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और कोई भी व्यक्ति उसको इंसाफ दिला रहा है, न्याय दिला रहा है, तो जो इंसाफ दिला रहा है उसको ईश्वरीय रूप में कोई पूजने लगते हैं। पहले टाइम में होता था ऐसा, जो राजा होते थे, राजा सभी व्यक्तियों के साथ अगर न्याय करते थे तो उन राजाओं को किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में राजाओं को ईश्वरीय रूप माना जाता था। जैसे कि श्री राम को भी माना जाता था, तो वो ईश्वरीय रूप माना जाता था न्याय का। लेकिन कानून जो है वो नियमों और विनियमों के अनुसार काम करता है। कानून को ऐसा नहीं माना जाता है कि वो ईश्वर है, उसमें सिर्फ नियम होते हैं, विनियम होते हैं, ये सबको पता होता है। कानून और न्याय की अवधारणा इतनी अधिक आपस में जुड़ी हुई है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना कठिन है। कानून के तहत समान न्याय एक सामान्य वाक्यांश है जो लोगों को कानून की एक प्रणाली की निष्पक्षता और न्याय की परवाह किए बिना वर्ग, जाति या पंथ के उद्धार का आश्वासन देता है। अब न्याय के बारे में बताया गया है, कानून के बारे में बताया गया है। कानून एक ऐसी प्रणाली है जो न्याय की परवाह नहीं करता और हर वर्ग, हर जाति, हर पंथ के लोगों के उद्धार की बात करता है, उनको आश्वासन देता है और उनको ये बोलता है कि उनको भी स्वतंत्रता है, उनको भी अधिकार प्राप्त है। कानून में तो सभी कुछ आ जाता है, लेकिन न्याय में कोई अगर गलत कर रहा है तो उसके साथ उसको न्याय दिया जाता है कानून के माध्यम से। तो इसमें यही सब हम आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।